गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, हमने विज्ञान विषय के पहले अध्याय में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर में अभी तक हम केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को कैसे दर्शाया जाता है और रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, ये तमाम जानकारियाँ हासिल कर ली थी। हमने दो प्रकार के रासायनिक समीकरण पढ़े थे, एक होता है कंकाली स्केलेटल और एक होता है संतुलित बैलेंस्ड। अब प्रश्न ये उठता है कि हम प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है कि हर एक रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखा जाए। तो ये जानकारियाँ आज हम हासिल करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और किस तरीके से संतुलित करते हैं, ये दोनों प्रश्न आज हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास neither be created nor destroyed during a chemical change, यानी किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान हम द्रव्यमान को, द्रव्यमान का मतलब पदार्थ को, नहीं तो बना सकते हैं और नहीं उसका विनाश होता है। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है, रिमेन्स इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स, वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर रहता है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन अगर हम देखें, हम लकड़ी को जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो रिएक्टेंट जो हमारे पास अभिकारक था, जो लकड़ी थी, उसके मास के इक्वल ही होगा, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो मास को बढ़ा सकते हैं और न ही घटा सकते हैं, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वाई इट इज नेसेसरी टू मेक एवरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, जो अभी हमने पढ़ा था, एटम और मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ या परमाणु को न तो हम बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए, इन ऑर्डर टू फॉलो दिस लॉ इट इज़ नेसेसरी टू मेक एवरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, इसलिए इस कानून का पालन करने के लिए हर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि पदार्थ को नहीं तो हम बना सकते हैं और नहीं उसको खत्म कर सकते हैं, उसका विनाश कर सकते हैं। जो अभिकारक हम लेते हैं वो रिएक्शन करके अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनाते हैं, दोनों का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। इस नियम की पालना करने के लिए हमें प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। अब ये जानेंगे कि हम किसी भी स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनाएं, किसी भी कंकाली समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाएं। इसके लिए मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल करवाऊंगा और उसके बाद एक वर्कशीट आपको दी जाएगी जिसमें 5 या 6 एग्जाम्पल आपने खुद सॉल्व करने हैं कि किसी भी कंकाली समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जिस मेथड का प्रयोग करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल विधि हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी लिखेंगे। तो देखिए, एक रिएक्शन हमें दी गई है KNO3, जब इसको गर्म किया जाता है तो KNO2 प्लस ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल इक्वेशन है। अब इसको हमने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला कदम ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दी गई अभिक्रिया में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने अलग अलग तरह के तत्व इसमें हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा कि एक तो पोटेशियम, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन।
3 एलिमेंट इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 3 तत्व इसमें काम में आ रहे हैं। उसके पश्चात आरएचएस में भी पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों तत्व हैं। अब हमने क्या करना है, बड़े ध्यान से देखिए। आप कोफिशिएंट लगा दीजिए। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जो जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अलग अलग हैं, अगर हम देखें तो रिएक्टेंट हमारे पास एक ही है KNO3 और प्रोडक्ट 2 है KNO2 प्लस O2। तो जितने एलिमेंट हैं उतने अलग अलग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए पहले KNO3, इसको हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया, A इंटू KNO3 बन गया। दूसरा एक अलग कोफिशिएंट B लेके आए हम, KNO2 प्लस O2। एक बात आपको क्लियर है, 9th में भी सीखी थी कि अगर A की जगह हम 3 लगाएं, यानी पूरे मॉलिक्यूल के आगे, पूरे अणु के आगे अगर कोई गुणांक आता है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट को, प्रत्येक तत्व को से गुणा करते हैं। देखिए यहाँ A जो है वो कोफिशिएंट है, तो K की मात्रा कितनी होगी, A होगी, N की मात्रा भी A होगी और O की मात्रा कितनी होगी, 3A होगी, क्योंकि O के पास 3 एटम पहले हैं ऑक्सीजन के और A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि LHS में और RHS में एटम्स कितने कितने हैं प्रत्येक एलिमेंट के। एलिमेंट कौन कौन से हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पहले देखते हैं LHS में, यानी रिएक्टेड साइड, फिर देखेंगे RHS में। RHS अब देखिए पोटेशियम रिएक्शन में, देखिए पोटेशियम कितने हैं। पोटेशियम का गुणांक पहले 1 था, A से हमने गुणा कर दिया, कितना हो गया A। LHS में पोटेशियम है A। RHS में पोटेशियम देखिए कितने हैं, राइट हैंड साइड में पोटेशियम कितने हैं B, पोटेशियम है B। अब नाइट्रोजन देखिए, LHS में नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 था, A से हमने गुणा किया तो A बन गया। नाइट्रोजन LHS में A है। RHS में देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, RHS में नाइट्रोजन इंटू B, कितने नाइट्रोजन है B है। और ऑक्सीजन देखिए, यहाँ ऑक्सीजन है 3 इंटू A, 3A। यहाँ ऑक्सीजन देखो, दोनों साइड ऑक्सीजन है, तो एक तो 2 इंटू B 2B हो गया, और यहाँ ABC लगा लेते हैं, यहाँ 2C हो गया। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल LHS में 3A हैं और RHS में 2B प्लस 2C है। LHS में 3A, RHS में 2B प्लस 2C। अब देखिए मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान हमें क्या कहता है कि मॉलिक्यूल उतने ही रहेंगे जितने शुरुआत में होते हैं। शुरुआत में पोटेशियम A था, प्रोडक्ट में पोटेशियम B है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा B। नाइट्रोजन भी शुरुआत में A था, प्रोडक्ट में B है। 3A, ये देखिए 3A ऑक्सीजन है और बाद में ऑक्सीजन कितने हैं 2B प्लस 2C। ये 3 इक्वेशन हमारे पास हैं, तीनों में A यूज होगा तो हम A को 1 रख देते हैं। पुट A इक्वल टू 1, पुट A इज इक्वल टू 1। A इक्वल टू 1 रखा तो A और B इक्वल है, B कितना आ जाएगा 1। C निकालना है, यहाँ रखो 3A, A की जगह 1 रखो, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 2B, B की जगह भी 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2C, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ जाके, 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू 2C। C की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, C इज इक्वल टू 1/2। A इक्वल टू 1 है, B इक्वल टू 1 है, C इक्वल टू 1/2 है। आगे देखिए कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए A B C की
जो वैल्यू है वो हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। तो 2 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 आ जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, और सॉरी 2/2 कैंसिल आउट, 1 रह जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 1 रखना है। अब देखिए ए बी सी क्या थे, ए है ए इंटू के एन ओ 3, ए इंटू के एन ओ 3, ए की जगह 1, आगे क्या था के एन ओ 2 प्लस ओ 2, यहाँ बी था, बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, यहाँ सी था, सी की वैल्यू 1 है। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस तरह से आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। बड़ा इजी सा मेथड है, बड़े ध्यान से आपने करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो इक्वेशन आपको दी है उसमें जितने रिएक्टेंट्स और जितने प्रोडक्ट्स हैं, यानी जहाँ प्लस का निशान लगाए, उन सभी के अलग अलग कोएफिशिएंट लिख लेने हैं। इसका हमने ए कोएफिशिएंट लिखा, फिर बी लिखा, और तीसरे का सी लिख लिया। डी लिख लो, CO2 नहीं है यहाँ, इसको सही पढ़ना है आपने। सी एक स्केलर है, कोई नंबर है सी जिससे हमने गुणा किया है। फिर LHS और RHS दोनों साइड में आपने जितने एलिमेंट यूज हुए हैं उनके नंबर नोट करने हैं, लाइक दिस टेबल, ये टेबल जो आपको दिखाई गई थी इस तरह। उसके बाद देखिए LHS में पोटेशियम ए था, RHS में बी था, लेकिन मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार क्या होता है कि दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों को बराबर किया। नाइट्रोजन भी LHS में ए नाइट्रोजन है, RHS में बी है, दोनों को इक्वल किया। ऑक्सीजन LHS में 3A था, RHS में 2B प्लस 2C है, दोनों को इक्वल करोगे, ए की जगह 1 रख दिया हमने, बी और सी की वैल्यू मिल गई। हमें तीनों की वैल्यू चाहिए इंटीजर की फॉर्म में, तो ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 1, सी की जगह 1/2, एलसीएम जो 2 था उसे तीनों को मल्टीप्लाई किया, ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई, और उन वैल्यूज़ को दोबारा पुट कर दिया पहले वाली इक्वेशन में। तो ये हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें 5 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2, ये वो रिएक्शन है जो हमारी श्वसन क्रिया के दौरान प्रयोग होती है। इसी तरह से 4 एग्जाम्पल और हैं। आपने इन 5 को बैलेंस करने की ट्राई करनी है, अपनी कॉपी पर नोट करने हैं। जितने आपसे बैलेंस हो सके उतनी कोशिश आपने करनी है। आप करके इनकी फ़ोटो मुझे भेजना, और सारे आर्टिकल बैलेंस कैसे करते हैं एग्जाम्पल आपको कराए, एग्जाम्पल लिखना है। प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है ये नोट करना है, और द्रव्यमान संरक्षण किसे कहते हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपने नोट करने हैं। धन्यवाद।